चर्चा का विषय है के अंतर्गत प्रस्तुत है परिचर्चा केंद्रीय बजट में महिला सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रही हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सुषमा यादव। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं इकोनॉमिक टाइम्स की सोमा बनर्जी। आज हम एक ऐसे तारीख पे मिल रहे हैं जबकि 2 दिन बाद महिला दिवस का सेलिब्रेशन होता है और इसका महत्वपूर्ण शायद आज के दिन में बहुत ज्यादा और अहम हो गई है। देश में इतने सारे घटनाएं जो हुए हैं उसके कारण हम लोगों को महिला की जो रोल है हमारे जिंदगी में और हमारे सोसाइटी में उस पे काफी महत्व दिया जा रहा है। और जैसे कि हमने देखा है कि हमारे बजट में भी पहली बार बहुत सालों में जो वित्त मंत्री थी उन्होंने काफी सारा समय अपना बिताया महिला के बारे में बात करने के लिए। और ये बातें सिर्फ पॉलिसीज पे नहीं थी पर उन्होंने एक सामाजिक तौर से महिला का जो एक रूप है और जो दायित्व है उस पर उन्होंने काफी समय बिताया। यामिनी जी, बिना बजट पे गए अगर हम आज देखते हैं कि अगर हमें महिला स्तर को ऊपर उठाना है जहां वो है आज, तो कौन से 2-3 ऐसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें देखना चाहिए, कौन से क्षेत्र में हमें ध्यान देना चाहिए? जी, अगर महिला क्षेत्र या वर्ग को हमें बढ़ाना है तो 3 चीजें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है एक तो उनकी शिक्षा, उनको आत्मनिर्भर करना, स्वावलंबी करना और उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना दूसरी चीज, और तीसरी चीज उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, जैसे कि वो अपना ओन बैंक अकाउंट रख सकें, उसमें पैसा रख सकें, उसे इस्तेमाल कर सकें, अपने आगे आने वाली जनरेशन जो उनके बच्चे हैं उनका ध्यान रख सकें और अपने लिए एक तरीका सोच सकें जिससे वो एक स्वाभिमान की जिंदगी जी सकें। तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज जो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये तीनों चीजें प्रोवाइड करते हैं तो वो है सिक्योरिटी, जिसकी वित्त मंत्री ने भी बात की। तो अगर महिला के पास ये 3 चीजें हैं और सिक्योरिटी है तो वो आगे बढ़ करके इस देश के विकास में काफी कंट्रीब्यूट कर सकती है। सुषमा जी, जेंडर बजटिंग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको काफी महत्व दिया जाता है कि बजट जब बनती है तो उसमें एक अलग से ध्यान दिया जाता है कि जो महिला वर्ग है उनको कहीं आप समानता दे रहे हैं। पहली बार मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत हमने उस दिशा में कुछ स्टेप्स देखे हैं। हालांकि जेंडर बजटिंग की बात तो हर वित्त मंत्री करते थे पर इस बार शायद माहौल ही कुछ ऐसा हो। तो अगर इन्हीं की बात जैसे यामिनी जी ने कहा उन चारों तत्वों के बारे में सोच के आप देखें तो बजट ने किस तरह से इन चीजों को एड्रेस किया है? मैं जो यामिनी जी कह रही थी उससे सहमत होते हुए ये कहना चाहूंगी कि यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में बजट उतना स्पष्ट तौर पर अलग से आवंटन नहीं कर पाया है, बिल्कुल जो हमें आशा थी और जो अपेक्षा भी थी। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है और जहां तक वित्तीय समावेश की बात है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होने की, और शायद वही स्वायत्तता से भी जुड़ा हुआ है और आर्थिक स्वावलंबन से भी जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में वित्त मंत्री ने और इस बजट ने जरूर एक पहल की है। एक बहुत सुंदर पहल और वह बैंक के रूप में की है कि ऐसा बैंक जिसमें महिलाएं ही कार्यरत हों, महिलाएं ही आए, कस्टमर भी हों और क्लाइंट भी हों। वैसे तो हम शायद कभी भी महिलाओं को इस तरह से भिन्नीकृत नहीं करना चाहते क्योंकि अंततः वो हमारा उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन एक पहल के रूप में, क्योंकि बहुत से क्षेत्र शायद इस देश में अभी भी ऐसे हैं जहां महिला पुरुषों के बीच में जाकर बहुत सुरक्षित महसूस करती हुई और बहुत स्वस्थ महसूस करती हुई और बहुत सहज महसूस करती हुई अपना काम कर सकती। शायद उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इस बैंक की बुनियाद रखी गई है या प्रावधान रखा गया है और उसके लिए कुछ अच्छी राशि भी वित्त मंत्री ने रखी है। वो एक अच्छी पहल हो सकती है। मैंने जब पहली बार इसको पढ़ा था तो सोचा था कि क्यों एक अलग बैंक, लेकिन उसके बाद बहुत महिलाओं से जो मेरी बात हुई है, पुरुषों से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी भी बहुत से देश के क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिला जाकर के 10 पुरुषों के बीच में, 5 पुरुषों के बीच में लाइन में खड़ी होकर फिर ये पूछकर कि मुझे कौन सा फॉर्म भरना है शायद बहुत सहज महसूस नहीं करती हो। और वित्तीय समावेश जो अन्य सभी प्रकार के समावेशों के लिए अब बहुत आवश्यक और अनिवार्य हो गया है, उस दिशा में ये बहुत सुंदर कदम है। यामिनी जी ने सुरक्षा की बात की, मैं बिल्कुल उससे एकदम सहमत हूँ। सुरक्षा इन सभी से जुड़ी हुई है, लेकिन बिना सुरक्षा के शिक्षित महिला हो, स्वावलंबी महिला हो, आर्थिक तौर पर स्वायत्त महिला भी हो, वो भी यदि सुरक्षित नहीं है तो शायद अपने आप को सशक्त महसूस नहीं कर सकती।
उसके लिए निर्भया फंड जो इस बार डिक्लेयर किया है, और वहां भी अगर हम इसको नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो एक निर्भया फंड क्या सारे देश की महिलाओं को सुरक्षा देगा। उसके साथ जो वित्त मंत्री ने वाक्य बार बार कहे हैं कि हर महिला की डिग्निटी यानी गरिमा की सुरक्षा होनी चाहिए, हर महिला की स्वतंत्रता और शरीर की सुरक्षा होनी चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्भया फंड रखा गया है। तो ये दोनों कदम वास्तव में कम से कम इस ओर संकेत करते हैं कि वित्त मंत्री, ये सरकार, ये शासन सभी के सभी महिला के सशक्तिकरण के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको मुहैया कराने की कोशिश अवश्य कर रहे हैं। उस दृष्टि से ये दो पहल जो है, ICDS के लिए भी पैसा बढ़ाया है उन्होंने, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट अभी तक के चल रहे हैं, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है एक तरह से, उसके लिए भी पैसा बढ़ाया है, लेकिन वो पैसा 200 करोड़ बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी है। और अभी तक जो आंगनवाड़ी महिलाओं की स्थिति है, कॉन्ट्रेक्चुअल हायर में लोग रह रहे हैं, और जो आंगनवाड़ियों की स्थिति है वहां जिस तरह से अगर न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं, सेल्स की भी बात करते हैं, तो वहां पर कुछ और आवंटन, कुछ और गंभीरता और कुछ और ध्यान देने की आवश्यकता है। यामिनी जी, मैं आपके बताए हुए एक चीज पे बात करना चाहूंगी, शिक्षा। और इसमें शिक्षा का जो प्रतिदान है महिला के लिए, वो बहुत एक जरूरी अहम चीज है। जैसे बताया सुषमा जी ने, आप बैंक में जाते हैं, फॉर्म कौन सा भरना है, क्या कर सकते हैं उस पैसे से, क्या ब्याज मिल सकती है, बैंक तो बन गया, पर अगर वो महिला शिक्षित ना हो तो क्या उनको लाभ मिल सकता है? उनके घर के पुरुष उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। बैंक बहुत ही अच्छी चीज है, पर वो फिर से उन्हीं लोगों के काम में आएंगे जो शिक्षित है, जो ऑलरेडी इस सिस्टम के पार्ट है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने मेंशन भी किया था और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए था। जैसे हमने देखा है कि केरला में जहां शिक्षा ज्यादा है, वहां जो है कि महिला एम्पावर्ड ज्यादा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कहीं हमने देखा कि बजट में शायद कुछ किया जा सकता है। जब मैंने कहा कि शिक्षा एक औरत के लिए बहुत जरूरी है, वो सिर्फ एक बैंक के तौर पे नहीं है, पर वो सारी चीजों के लिए है। चाहे वो अपना स्वास्थ्य रखना चाहती है, वो अपने आगे के लोगों का स्वास्थ्य रखना चाहती है। कहते हैं अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी फैमिली को शिक्षित करते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि पहले तो महिलाएं आगे आकर के स्कूलों में एडमिशन्स लें, और अगर वो एडमिशन्स लें तो वो 12वीं तक पढ़ें, आगे भी पढ़ें। और जहां तक बैंकों या और जगहों के सवाल है, अगर एक महिला एक बार किसी चीज का इस्तेमाल करने लग जाती है, जैसे बाकी वर्गों के लिए भी है, तो उन्हें उनकी आदत पड़ जाती है। तो फॉर्म भरना या वो चीजें इस्तेमाल करना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे जगहों पे कुछ ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स, जैसे इन्होंने बात की आंगनवाड़ी सेंटर्स की और सेंटर्स की, वो इस्टेब्लिश किए हैं जो शिक्षित करते हैं महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में। तो जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा अपने आगे करियर बनाने के लिए हो, अपनी मैरिज डिफाइन करने के लिए हो कि हम किससे शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद क्या करना चाहते हैं, अपने जो हमारे पास पैसा आए हम उसका क्या करना चाहते हैं। जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंदर प्रेग्नेंट लेडीज को वो कैश देती है। अब उस स्कीम में जब वो कैश मिल जाता है उस लेडी को, तो उसको क्या फायदा है? अगर आप देखें, लेडीज अभी भी, उन्हें सबको पता है स्त्रियों को कि उन्हें डॉक्टरी सलाह की जरूरत है जब वो प्रेग्नेंट है, या और सलाह स्वास्थ्य चीजों की जरूरत है, पर क्या वो अस्पताल में जा पाती हैं? सिर्फ 40% महिलाएं आज भी अपनी जो डिलीवरी कराती हैं वो हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में कराती हैं। तो जो शिक्षा है वो एक तरीके से हमें अपने देश के बारे में, उनकी जो सारी स्कीम्स हैं उनके बारे में एक तरीके से हमें बताती है। तो उस तरीके से शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप देखें, इस गवर्नमेंट ने शिक्षा के ऊपर काफी जोर दिया है, पर वर्ग को अलग नहीं किया है। इस बार भी 4 इंस्टीट्यूशंस का उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जिसको एक अलग से तरीके से वो बढ़ोतरी देंगे, और उसमें भी ये नहीं कहा कि हम लड़कियों को देंगे। एक राजीव गांधी एडोलेसेंट स्कीम भी चल रही है जिसके अंदर भी वो फायदा करेंगे लड़कियों को। अगर आपको पता हो तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई पास हो जाता है तो हम इतने पैसे देंगे, तो जो एक अच्छी स्कीम है। तो शिक्षा के ऊपर बहुत टाइम से बजट में और जगहों पर पैसे दिए जा रहे हैं और महिलाओं को बताया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट कर रही है आपके लिए, आप आगे आइए। पर क्या होता है कि सामाजिक कारणों की वजह से, जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले बहुत ही बुरी घटना हुई किसी स्कूल के अंदर, उसकी वजह से लोग पीछे हट जाते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना चाहते। अब उसके लिए अगर गवर्नमेंट लड़कियों का स्कूल सेटअप करे या लड़कियों का बैंक सेटअप करे, वो एक अच्छा दिशा है। तो ये हमें फिर से वो सुरक्षा वाली बात पे ले आती है कि इंस्टीट्यूट होना या बैंक होना या
स्कूल्स होने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये है कि समाज को इसको पहचानने की जरूरत है कि महिला की वर्क कहाँ होना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से समाज और जो लोग हैं इसमें जुड़े हुए, पॉलिटिकल क्लास में हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या सामाजिक सेक्टर में हो, उनको सेंसिटाइज करना कि आपके घर में जो महिला है या आपकी जो बेटी है, जैसे हमारे यहाँ इन्फेंट फीटिसाइड की अभी भी रेट बहुत हाई है, और कुछ कुछ गांवों में तो हमने सुना है कि लड़कियां ही नहीं है वहां। इन सब चीजों को रखते हुए आपको क्या लगता है, क्या ठोस कदम हो सकते हैं जिससे कि एक सामाजिक चेतना जागे कि महिला की स्थान कहाँ होनी चाहिए? देखिए, मैं इसको दो तरह से देखती हूँ। एक बात तो जो अभी हम लोग कर रहे हैं कि कुछ इनिशिएटिव्स या कुछ कदम उठाए हैं इस वक्त सरकार ने बजट के रूप में, लेकिन ये अभी ऐसे हैं जिसको हम कॉस्मेटिक कहते हैं, ऊपर से दिखने वाले कदम है, जिससे एक बात तो हो सकती है कि सिर्फ सरकार की इस मंशा का संकेत मिल सकता है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के विषय में गंभीर है और महिलाओं के समावेश के लिए भी गंभीर है। लेकिन हम यहां से अगर आरंभ करेंगे तो हम शायद कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे। आरंभ, जैसे यामिनी जी ने कहा और आपने भी पहले कहा, वो होना चाहिए शिक्षा से, और शिक्षा में महिलाएं जाकर शिक्षा लें ये भी आसान नहीं है। सबसे पहले तो महिलाएं अपने बच्चों को और बच्चियों को शिक्षा का रास्ता दिखाएं और वहां तक ले भी जाएं। अब वहां फिर वो आर्थिक स्थिति आड़े आती है, क्योंकि यदि एक माँ है, ऐसा नहीं है माँ नहीं चाहती है, मैं आपके साथ ये सच में बांटना चाहती हूँ। मैं इस देश के बहुत से कोनों में गई, कोनों कोनों में जिसमें कहते हैं, और वहां बिल्कुल अनपढ़ महिलाएं भी मिली हैं जो ये कहती हैं हम अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी बच्ची को घर भी नहीं बिठाना चाहते हैं, खेत में भी नहीं भेजना चाहते हैं, काम में भी नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है, पढ़ाएं कहाँ? मैंने बहुत सी ये शोध भी देखे हैं जो प्राइमरी लेवल के स्कूलिंग की है, उसमें यदि लड़कियों का स्कूल है, पहली बात तो बहुत से गांवों में लड़कियों का स्कूल नहीं है, यदि लड़कियों के स्कूल हैं वो दूर हैं, वहां पर शौच की सुविधा नहीं है। अब वो एक बिल्कुल मूलभूत आवश्यकता है किसी भी बच्चे की। अब अगर इस कारण से वो पूरे दिन वहां नहीं रह सकते हैं बच्चे, तो फिर उसका नाम काट दिया जाता है। तो कहीं ये सेंसिटाइजेशन कि इनकी जरूरतें क्या हैं, उन जरूरतों को हम मुहैया कराएं, टीचर्स को सेंसिटाइज करें, जो शिक्षक है और शिक्षिकाएं हैं, कि ये बच्चे जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें आदत है, नहीं, वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें या तो पीछे से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वहां वो बैठ नहीं सकते हैं उतनी देर तक जितनी देर तक उन्हें बैठना चाहिए। पानी भी ज्यादातर जगह पर नहीं मिल रहा है, वैसे तो वो जहां से आते हैं वहां भी उन्हें बहुत अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, जैसी स्वास्थ्य की बात इन्होंने की। लेकिन इनके बावजूद जब कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वो शुरू से ही शुरू हो जाता है, बच्चा क्लास में कब इंटरेस्ट लेता है, जब जो कुछ कहा जा रहा है उससे वो रिलेट कर कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ पाता है। वो नहीं जुड़ता यदि उसके घर के और स्कूल के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क है। और यदि हम उसको नहीं समझे और फिर ये कहें कि नहीं ये लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो छोड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत संवेदनशील शिक्षा पद्धति और अध्यापकों और अध्यापिकाओं की आवश्यकता है जो इन बच्चों जो अभी तक शिक्षा से बाहर हैं उनकी आवश्यकताओं को समझ सके, और वो सब जगह आवश्यकता है उसकी। अभी भी लोगों को राइट टू एजुकेशन के बावजूद मेरे पास कितने बच्चे आते हैं, बच्चों के माता पिता हमारे बच्चे को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिलवा दीजिए, उसके लिए यदि सिफारिश की जरूरत है और उसके लिए यदि किसी को ले जाने की जरूरत है तो फिर हम वो शिक्षा नहीं दे सकते। और शिक्षा वो पहली सीढ़ी है जो हमें जीवन का मूल्य सिखाती, और उसी से स्वास्थ्य जुड़ा है, क्योंकि यदि हम शिक्षा वास्तव में हासिल कर लेते हैं तो हम जानते हैं हमें क्या खाना है, हम जानते हैं हमें क्या नहीं खाना है, और वहीं से हमारे एक स्वस्थ जीवन की बुनियाद आरंभ होती है, जो फिर अच्छे रोजगार, क्योंकि रोजगार की भी कमी है, और अच्छे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कई जगह बहुत सफल हुए हैं और जो एक तरह से समावेश के लिए बहुत आवश्यक भी है, उनकी तरफ ले जाती है। और जब हमारी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य ये तीनों चीजें हो जाती हैं, तब हम उससे आगे हाउसिंग की तरफ देखते हैं, क्योंकि जब एक महिला परेशान होती है तो फिर उसके सामने एक ही प्रश्न होता है, मैं कहाँ जाऊं? माँ का घर मेरा नहीं और अपना घर मेरा नहीं, तो फिर मेरे लिए घर कहाँ है? उसके लिए भी मुझे लगता है कहीं सोचा जाना चाहिए। यामी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कहा है सुषमा जी ने। मेरे को दो चीज आपसे पूछना है। एक, राज्य सरकारों का इसमें क्या रोल होना चाहिए? एक चीज होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने कुछ फंड्स दे दिए, आपको पॉलिसीज बता दिए, योजनाएं बता दिए, पर इसको जो लागू करना है वो तो बिल्कुल जिला परिषद, पंचायत, इस लेवल तक लेके जाना है। जैसे इन्होंने कहा कि कोई
स्कूल नहीं जा पा रहा है कि वहां उसका सुविधा नहीं है, या कोई स्कूल में, जैसे हम आपके साथ बांटना चाहेंगे, धारावी में हमने सुना है कि 10-11 साल के बाद लड़कियां स्कूल जाना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो लाना होता है वो घर की लड़की का काम होता है, तो घड़ा अपना सर पे ले या कमर पे ले, वो काम कोई लड़का घर का नहीं करता है और वो काम इस लड़की का दायित्व बन जाता है। तो इसीलिए आप अगर हमें थोड़ा इसके बारे में बोले कि जो राज्य सरकार है और जो पंचायत है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, वो किस तरह से इन चीजों का सुविधाएं लेके जा सकते हैं एक इंडिविजुअल लेवल तक। जी, अगर हम देखें, जो राज्य सरकार है वो सबसे पहला कदम जो उठाती है वो बजट्स के अंदर उठाती है। उन्होंने कहा ये थोड़े कॉस्मेटिक है, मैं थोड़ा इस बात से नहीं रखते इत्तेफाक। अगर आप देखिए, जेंडर बजट के अंदर ही उन्होंने 97,134 करोड़ का आवंटन किया है। अगर आप देखें, उन्होंने बात एक बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा कि अकेली और विधवाओं महिलाओं को जो एक डिग्निटी के साथ रहने की चीज होती है वो नहीं मिलती। उन्होंने कहा उसके लिए हम विकास मंत्रालय को नई स्कीम्स बनाने के लिए कहेंगे, जिसके लिए उन्होंने 200 करोड़ दिया है। एक पूरी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाती है। माना जाता है कि आज की पॉपुलेशन में 48% स्त्रियां हैं और 70% स्त्रियों को मिलाकर के बच्चे हैं, चाहे हम कहें। अगर हम कहें 200 करोड़ उनको जा रहा है, बहुत छोटा अमाउंट है, पर जरूरी है क्योंकि हम एक तरफ की सोच के बारे में बात करें। जैसे आपने कहा धारवी या और जगहों पे सिर्फ जो महिलाएं हैं वो सिर्फ इन जगहों पे नहीं, बट माइनॉरिटी जगहों पे भी परेशान रहती हैं इन्हीं कारणों की वजह से। अब उधर भी मंत्रालय ने 3,511 करोड़ का आवंटन किया है। अगर आप देखें, अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए भी उन्होंने 2,284 करोड़ का आवंटन किया है। अगर 11th प्लान के पीरियड का अमाउंट स्पेंड देखें विमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर लोन, वो 38,980 करोड़ था, जो एक अच्छा अमाउंट माना है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है जगह जगह पर स्कीम्स लाती है, जैसे कुछ स्कीम्स है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरिंग एडोलेसेंट गर्ल्स, दूसरी है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, तीसरी है राष्ट्रीय महिला कोष, जन सुरक्षा योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चाहे वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे हो, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा पे हो, चाहे वो मनरेगा के थ्रू और रोजगार देने के लिए हो, चाहे वो जो फार्म वर्कर्स में जो औरतें काम कर रही हैं उनका ध्यान रखने के लिए हो, उनके इंश्योरेंस के लिए, गवर्नमेंट इन स्कीम्स को लाती है। और उसके लिए जब डिस्ट्रिक्ट लेवल या छोटे लेवल पे उन्हें लाना होता है तो वो महिला के ग्रुप्स को ही ऑर्गेनाइज करती है, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स कहें, चाहे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहें, चाहे हम एनजीओज कहें, उनके थ्रू ही डालती है। पंचायत में भी अगर आप देखें, हम विमेन लेजिस्लेशन के बारे में बात करें, रिजर्वेशंस के बारे में हम बात करते हैं, पंचायती इंस्टीट्यूशन में भी ये देखा गया है कि वहां पे भी ज्यादातर मर्द होते हैं। वहां पे भी कोशिश की जा रही है महिलाओं को लाने की, जो बाकी चीजों को जो स्वास्थ्य के कारण है या शिक्षा के कारण है उनको आगे कर सकें। बहुत सारी जगहों पे मैंने पिछली बार भी सुना था कि ऐसी औरतें जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की पर वो वहां पे बहुत सारी जगहों पे काम कर चुकी हैं, चाहे सड़क बनाने में काम किया हो, चाहे कुआं खोदने में काम किया हो, उन्हें पंचायत में लाया गया है। और कुछ जगहों पे तो ये देखा गया कि वो शायद अंग्रेजी ना बोल पाए पर वो अपनी भाषा बोल सकती हैं और अपनी चीजें आगे कर सकती हैं। तो जहां तक सरकार की बात है वो स्कीम्स ला सकती है, आवंटन ला सकती है, पर आगे का जो काम होता है वो बाकी क्षेत्रों में महिला वर्गों का, एनजीओज का, पंचायत का, उनका कार्य होता है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि जेंडर बजटिंग की बात इन्होंने की। हम सब जानते हैं जेंडर बजट का मूल मंत्र क्या है कि कम से कम 33% महिलाओं के लिए आवंटित किया जाए। यदि आप 77 करोड़, इसका 1 करोड़ और भी बढ़ा लें तो भी ये कहीं 33% के आसपास नहीं पहुंचता है। जबकि अगर बच्चों को मिला लें तो वो तो 70%, यानी जी ने कहा ये मुश्किल से 5 से 6% बजट का हिस्सा है। तो अभी हम जेंडर बजट से बहुत दूर हैं और 7 वर्ष हमें हो गए हैं जेंडर बजट की बात करते हुए, लेकिन अभी भी वही जो 22 मंत्रालय पहले थे या उसमें 1-2 और जुड़े होंगे, उससे ज्यादा मंत्रालय अभी तक जेंडर बजटिंग को अपना नहीं पाए हैं। जो राज्यों की और केंद्र द्वारा दी गई स्कीम्स हैं उनमें एक बहुत सुंदर, अगर आप प्रशासन की दृष्टि से देखेंगे या शासन की दृष्टि से देखेंगे, जो केंद्र स्कीम्स देता है और उसमें क्या होता है कि केंद्र वो उस समय के लिए पैसा देता है जिस पंचवर्षीय योजना में वो स्कीम शुरू हुई होती है, उसके बाद वो राज्यों का जिम्मा बन जाना होता है। इसलिए आप देखेंगे जितनी सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं ये ज्यादातर राज्य इसमें अपना हिस्सा इसलिए नहीं देते कि अगली बार वो उनका दायित्व बन जाएगा। आप जानते हैं कि बजट किस प्रकार से बनते हैं और इस देश में बजट की या फाइनेंस की क्या स्थिति है। तो जितनी सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं अधिकांश में आप देखेंगे जो पैसा आवंटित किया गया है वो पैसा भी प्रायः यूज नहीं होता है।
तो स्कीम्स बनाने मात्र से हम समझ लें कि महिलाएं सशक्त हो गई, तो वो सशक्त नहीं होंगी। उन स्कीम्स का ऑडिट, जैसे जेंडर ऑडिट होना चाहिए, जेंडर बजट्स का और आउटकम ऑडिट होना चाहिए, वैसे ही इन सब योजनाओं का ये देखा जाए कि जो पैसा आवंटित हुआ था वो वास्तव में प्रयुक्त हुआ कि नहीं। तब तो हम महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगे या उन्हें स्वावलंबी बनाने की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ स्कीम्स में भी कहीं न कहीं इन योजनाओं में कुछ राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य होना चाहिए ताकि दोनों उसको अपनी जिम्मेदारी मान सकें। वित्त मंत्री ने बहुत सुंदर बात एक कही है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की गरिमा सामूहिक जिम्मेदारी है। वो जब सामूहिक जिम्मेदारी की बात कह रहे थे तो शायद केंद्र और राज्यों की भी बात कह रहे थे और महिला और पुरुषों की भी बात कह रहे थे, यानी संपूर्ण समाज की बात कह रहे थे। यदि हम सच में इन आवंटनों को वास्तविक बनाना चाहते हैं और उन आवंटनों के परिणाम देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत से केसेस जानती हूँ जहाँ पैसा लगा लेकिन बना क्या ये हम नहीं देख पाते हैं, तो वो जो आवंटन हुए हैं वो सच में धरातल तक पहुंचे और उस जमीन तक पहुंचे जहाँ उसकी जरूरत है, तो उसके ऑडिट की, और ऑडिट भी मीनिंगफुल ऑडिट, पोस्टमार्टम ऑडिट मात्र नहीं हो, आउटकम ऑडिट होना चाहिए। आउटपुट हम बहुत दिखा चुके, उसकी हम बात भी कर रहे हैं। तब मुझे लगता है कि ये जब सब योजनाएं जिनकी बात यामिनी जी ने की और जिस आवंटन की बात की, अभी भी वो जेंडर बजटिंग तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जितना हुआ है वो भी वास्तव में तब सार्थक हो पाएगा या अर्थपूर्ण हो पाएगा जब उसके व्यवहार में हम क्रियान्वित होना भी वास्तव में देख सकें, निगरानी कर सकें और इंश्योर कर सकें। आपकी बात को आगे लेते हुए अगर हम सोचे तो आज के दिन में जैसे कि हम जानते हैं कि जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसमें आप राजीव गांधी को बार बार दोहराया जाता है कि वो कहते थे कि 1 रुपए में 85 पैसे निकल जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं बेनिफिशियरी को। तो अगर हम ये महिलाओं के लिए देखा जाए, जैसे आप दोनों ने बताए हैं कि कितने सारे योजनाएं हैं और आपने ये भी कहा कि कम है, पर जो भी है आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोग दोनों ही इस क्षेत्र में काफी ज्ञान रखते हैं कि कितना जाता होगा महिला के लिए। क्या इसका कोई डेटा या कोई स्टडी है? ये कहना मुश्किल है, पर हर एक स्कीम के अंदर ये बताया जाता है कि कितनी महिलाओं ने उसका फायदा उठाया है। तो कितने लाखों महिलाओं ने हर स्कीम के अंदर उसका फायदा उठाया। जैसे मनरेगा के अंदर ही कहते हैं 41 to 50% महिलाओं ने फायदा उठाया है, बल्कि पुरुषों के। और बाकी की स्कीमों में भी दिखाया जाता है कि 15 लाख से 20 लाख तक वो बताते हैं कि कितनी महिलाओं ने उसका फायदा उठाया। पर ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स से कितने पहुंचती है ये थोड़ा मुश्किल है। पर जैसे जननी सुरक्षा स्कीम है जिसके अंदर कैश सब्सिडी दी जा रही है एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने आगे के स्वास्थ्य के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए, उसके अंदर अगर ये सब्सिडी बैंकों के द्वारा या महिला जो बैंक जिसकी वो बात कर रहे हैं उसके द्वारा दी जाएगी तो वो सीधे ही पहुंच सकती है। तो उनको अगर बैंक के बारे में या उनके अकाउंट्स ओपन करे जा सके तो वो सीधी पहुंच जाएगी। सुषमा जी, इसके रिलेटेड एक प्रश्न करना चाहूंगी। ये आधार कार्ड जो है और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके बारे में कहा जा रहा था कि किसी एक टाइम, अभी शायद इसके ऊपर डिसीजन पूरी हुई नहीं है, कि महिला के नाम पे वो खाता खोलेंगे जो कि मनरेगा के पैसे हो या कुछ भी हो, जैसे ये जननी सुरक्षा की बात है। तो एक ये होता है कि एक महिला के नाम पे खाता होगा, तो जैसे आप बोल भी रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन या एम्पावरमेंट की बात आती है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से कहीं ये एक कदम ऐसा हो सकता है कि जो पैसे रखे गए हैं इनके लिए बेनिफिशियरी तक पहुंचने की आशा ज्यादा होगी? मुझे लगता है कि ये आशा जरूर जगेगी। ये गारंटी होगी ये अभी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसा यामिनी जी ने कहा, मैं समझ रही थी वो फाइनेंस से हैं, शायद उनके पास डाटा होगा, लेकिन अभी इस तरह का कोई डाटा नहीं है। और मनरेगा में अगर महिलाएं ज्यादा हैं तो मनरेगा इज वेरी हार्ड फिजिकल वर्क। उसमें अगर महिलाएं हैं तो वो तो हमारी जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी और परंपरागत रोल्स थे उसी के मुताबिक उनको वहां भेज दिया जाता है। और किस तरह से वो वहां काम करती हैं, मैं फिर से आपके साथ ही बांटना चाहती हूँ। एक बार इसी तरह मनरेगा में काम करती हुई महिला से मैंने पूछा, आप जानती हैं आपके अधिकार क्या हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं? और उसने बड़ा अजीब सी नजर से मुझे देखा। लेकिन जहां जहां हम गए हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनमें महिलाएं वास्तव में सशक्त हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो जानती हैं मेरा इतना पैसा महीने में दिया है, वो बैंक में जा रहा है, उसका इतना पैसा हो रहा है, उससे हमने ये बनाया है, उससे हमने इतने में बेचा है। इसका मतलब है कि यदि सच में एक बार कुछ पैसे पर वो अपना कंट्रोल करने लग जाएं
तो वो अपने जीवन को भी और अपने परिवार के जीवन को भी बदल सकती हैं। और ये उस दिशा में एक कदम हो सकता है जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की है। बस जरूरत इस बात की है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो महिलाओं का एक समूह है जो एक दूसरे के लिए शायद मदद भी करता है और एक दूसरे की ताकत भी बनता है। अकेली महिला जिसके पास पैसा जा रहा है बैंक में, क्या गारंटी है कि वो पति जो अभी तक भी उसकी कमाई ले सकता था वो उससे साइन करवा ले या अंगूठा लगवा के वो पैसा नहीं निकलवा लेगा। लेकिन फिर भी इस डर के बावजूद ये नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब महिला उस पैसे का प्रयोग जानेगी और उस पैसे की ताकत जानेगी, क्योंकि अंगूठा तो उसी का लगेगा, तो मुझे लगता है कि वो अपने जीवन को बदलने की दिशा में सोच सकेगी। क्योंकि अधिकांश महिलाएं ये स्वप्न जरूर रखती हैं कि जो मैंने भुगता वो मेरे बच्चे न भुगते, और यदि मैं कमजोर हूं तो मेरे बच्चे सशक्त बने। और यही भाव है जो शायद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और एक अच्छे भविष्य के लिए आशा बन सकता है और ताकत भी बन सकता है। एक मेरे ध्यान में आता है, जैसे कि हमने अर्बन एरिया में देखा है, हाउस रेंट जो टैक्स होता है वो किसी महिला के नाम पे घर होता है तो आपको टैक्स में रिबेट मिलती है। और ये हम देखते हैं अक्सर कि चारों तरफ बड़े खुशी से हमारे घर के जो मर्द है वो महिला के नाम में घर कर देते हैं, क्योंकि 4% या 5% का आपको टैक्स का रिबेट मिल जाता है। तो इसी तरह से हम सोच रहे थे कि क्या जो वीकर सेक्शन है उनके लिए अगर बैंक्स में ऐसा कोई इंसेंटिव दिया जाए, जैसे कि सबवेंशन देते हैं उस तरह से कि आपको 1% या 1.5% डिपॉजिट रेट ज्यादा हो कि किसी महिला के नाम पे हो, तो शायद वो किसी तरह से एक इंसेंटिव बन सकता है उस परिवार को कि महिला के नाम पे होंगी तो उनकी आय ज्यादा होगी, इंटरेस्ट। तो क्या लगता है आपको कुछ इस तरह सा भी गवर्नमेंट को कुछ कर सकते हैं जिससे कि जो है कि सिर्फ महिला नहीं पर पूरे परिवार में एक उत्साह जागे कि महिला को देंगे तो उन सबका भी भला होगा। मुझे लगता है ये बहुत सुंदर विचार है। और जो ये ऑल वुमेन बैंक की बात हुई है, उसी तरह से उस बैंक में भी और बाकी बैंकों में भी जो महिला के नाम से, जैसे अभी तक सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने कर रखा है, उसी तरह से महिला के लिए भी जमा राशि पर यदि हम थोड़ा अधिक इंटरेस्ट कर दें तो शायद सेविंग की जो जरूरत उस वर्ग को और ज्यादा है जो कमजोर वर्ग है, वो सेविंग बढ़ सकेगी। क्योंकि फिर भी इस देश में बैंकों पर भी विश्वास है, सरकार पर भी विश्वास है और वहां से मिलने वाले पैसे पर भी विश्वास है। इनफैक्ट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये पिछले साल तक तो ये था कि बजट में जो महिला की इनकम थी उसको थोड़ा हमें एडवांटेज मिलता था। पिछले साल ये खत्म कर दी गई और इस साल सबने सोचा था कि चिदम्बरम जी इतना बोल रहे थे महिला के बारे में तो शायद ये भी सोचे। क्या आपको निराशा हुई इससे? कि जी, मैं दो चीजों का इधर बात करना चाहूंगी। पहली बात तो मुझे बिल्कुल निराशा नहीं हुई कि उन्होंने हमें या स्त्री वर्ग को किसी भी तरीके से फायदा नहीं दिया। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की, जो टैक्स क्रेडिट है वो 2000 रुपए तक का दे दिया, जितने भी 5 लाख तक के वर्ग थे, जो चाहे वो महिला थे चाहे वो पुरुष थे, सबको फायदा होगा। भविष्य के लिए अगर एक कोई ऐसा चीज है जो कि आप चाहेंगे देखना, चाहे वो हमारे बजट में हो या हमारे पॉलिसी में हो, जैसे चिदम्बरम साहब ने कहा है कि बजट तो एक टाइम का कोई चीज नहीं है, ये तो चलता रहेगा, तो आपका क्या सुझाव होगा? पहला, शिक्षा के लिए और विशेष तौर पर महिलाओं की शिक्षा के लिए आवंटन अधिक होना चाहिए और जो जेंडर बजटिंग हमने एक्सेप्ट किया है उसको हमें बहुत गंभीरता से लागू करना चाहिए। जी, मैं चाहूंगी समाज के सारे स्तरों पर महिलाओं के लिए एक रिस्पेक्ट बने और इसके लिए शिक्षा जो प्राइमरी लेवल पे है वो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसे बढ़ाई जाए। इसी बात पे हम लोग इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, पर ये आशा रखते हुए हम इस बात को लेकर आगे तक जा सकेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी आपने केंद्रीय बजट में महिला सशक्तिकरण विषय पर परिचर्चा सुनी। इसमें भाग ले रही थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सुषमा यादव। परिचर्चा का संचालन कर रही थी इकोनॉमिक टाइम्स की सोमा बनर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है talks@nsd@air.org.in। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।